हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि 12th की बायोलॉजी के 3rd चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन या इट इज़ लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ह्यूमन के अंदर उसके पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कुछ बेसिकली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना हुआ होता है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन सच एज टेस्टिस। तो जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो आ जाता है टेस्टिस। तो टेस्टिस का मेन काम क्या होता है? इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्स इन formation of gametes and human sex hormones such as एंड्रोजन। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्या आ जाता है? टेस्टिस। टेस्टिस का डायरेक्टली इन्वॉल्व किस में रहता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो बेटा, हम डिटेल में पढ़ेंगे टेस्टिस क्या होती हैं। टेस्टिस ह्यूमन की प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। इसके अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, और वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है? स्पर्म बनते हैं, गैमेट बनते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे सेक्स हार्मोन जो हैं वो भी डेवलप होते हैं, या सेक्स हार्मोन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है इसका, वो आ जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाता है? यहाँ पे सबसे पहला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाती हैं डक्ट्स। इसमें आ जाता है डक्ट। सेकंड आ जाता है ग्लैंड्स, और थर्ड आ जाता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। इसमें थर्ड आ जाता है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट्स का जिक्र करें तो इसमें पहली डक्ट आ जाती है आपकी रीटेटेस्टिस। रीटेटेस्टिस जाकर के ओपन होती है किसके अंदर? ये हो जाती है वासा इफ्रेंसिया। देन एपिडिडेमस। उसके बाद आता है एपिडिडेमस के बाद वास डिफरेंस। ठीक है, तो रीटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडेमस एंड वास डिफरेंस, दीज आर द डक्ट्स ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन का सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, तो रीटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडेमस एंड वास डिफरेंस। उसके बाद ग्लैंड्स आ जाती हैं। ग्लैंड्स में इम्पोर्टेंट है, ये आ जाती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड आ जाती है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम बोलते हैं बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये 3 असेसरी ग्लैंड्स हैं।
सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या फिर बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के अंदर आ जाता है पेनिस। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे आपको ये बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ह्यूमन के पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि पेल्विस रीजन क्या है, तो कुछ इस तरीके से ये देखिए, जहाँ पे ये सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एबिडोमिनल है, ठीक है। और ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन है जहाँ पे मेल का सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बना हुआ होता है, 3 पॉइंट्स आ जाते हैं उसके अंदर। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो टेस्टिस आ जाती हैं, और जो टेस्टिस हैं उसका डायरेक्टली इन्वॉल्व किस चीज़ में होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और कुछ सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर 3 मेन पॉइंट आते हैं, डक्ट्स आती हैं। डक्ट्स में रिटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडेमस और वास डिफरेंसिया। ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी इसको हम बोलते हैं। और इसमें आ जाता है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पेनिस। अगर हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएं तो वो देखना, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बता रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पे सबसे पहले ये आ जाता है डीपली पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर ऑल्सो नोन एज स्क्रोटम, या इसको हम स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं। ये डीपली पिगमेंटेड स्किन होती है स्क्रोटल सैक। और स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होता है, स्क्रोटल सैक के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। और यहीं से एक हाईली कोइल्ड इनके ऊपर क्या होती है, डक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडिडेमस। ये एपिडिडेमस डक्ट है। एपिडिडेमस जो डक्ट होती है वो 8 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इस एपिडिडेमस से निकलता है यहाँ पे क्या, ये होता है वास डिफरेंसिया। ये है आपका वास डिफरेंसिया, ठीक है। ये वास डिफरेंसिया है, इसको हम बोल सकते हैं वास डिफरेंसिया। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये होती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और यहाँ पे होती है काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। और यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। ये मेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, इसको हम बोलेंगे पेनिस। और इसके ऊपर यहाँ पे एक इनफोल्ड होने वाली स्किन होती है, जिसको हम बोल सकते हैं फोर स्किन। और जो ये वाला पॉइंट है पेनिस का टिप पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लैंड्स पेनिस। और ये होती है ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें इसको हम बोलते हैं, जो डीपली पिगमेंटेड स्किन है उसको हम स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम बोलते हैं। हाईली पिगमेंटेड स्किन होती है। और इस स्क्रोटल सैक के अंदर पेयर ऑफ
टेस्टिस होता है, और टेस्टिस के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से। उसके बाद अगर हम बात करें हाईली कोइल्ड डक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस डक्ट्स का नाम है एपिडिडेमस। जो एपिडिडेमस डक्ट है ये 8 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद वास डिफरेंशिया आ जाता है। वास डिफरेंशिया के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। और ये हमारा यूरेथ्रल अगर हम बात करें ये मेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पेनिस है, और इसके आउटर मोस्ट जो टिप के ऊपर जो एक इनफोल्ड होने वाली स्किन होती है उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। और ये ग्लैंड्स पेनिस है, ओपनिंग दे रखी है। तो टोटली यहाँ पे अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें सबसे अहम रोल होता है टेस्टिस का, क्योंकि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और वहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्क्रोटम क्या होता है। तो देखिए स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम एक एब्डोमिनल कैविटी के नीचे हैंगिंग रीजन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। तो देखो वही इसके अंदर स्क्रोटम या इसको स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम ले लेते हैं, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम, these are a pouch या it is a pouch and these are highly pigmented skin that contain pair of testes, that contain pair of testes। तो जो स्क्रोटल सैक होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, हाईली पिगमेंटेड स्किन होती है, और उसके अंदर क्या होता है, पेयर में टेस्टिस प्रेजेंट होती है। अगर हम डिस्कस करें, ये इस तरह की पाउच होती है, इस तरह से। इसके अगर हम बात करें, जो स्क्रोटल सैक है उसमें 2 लोब होते हैं, और इस प्रत्येक लोब के अंदर या ईच लोब कंटेन टेस्टिस। इसके अंदर इस तरीके से ये क्या प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस जब अब सिंगल का जिक्र करेंगे तो उसको टेस्टिस बोलते हैं, IS हो जाता है, और पेयर के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, ES टेस्टिस बोलते हैं। और ये जो टेस्टिस हैं ये हैंगिंग करती हैं किससे, ये होती हैं जिससे ये जुड़ी रहती हैं, जिससे ये स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम के अंदर हैंगिंग करती है। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। ये स्पर्मेटिक कोड है जिससे टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर क्या रहती हैं, हैंगिंग रहती हैं, इसके अंदर लटकती हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे इस तरह से, ये जो रीजन होता है, जो इससे अबव रीजन है, इसको हम बोलते हैं एबिडोमिनल रीजन। ये एब्डोमिनल रीजन है। और इससे नीचे का जो रीजन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटल सैक और एब्डोमिनल रीजन के बीच में इसको हम बोलते हैं इनग्यूवेनल कैनाल। इनग्यूवेनल कैनाल, ये इनग्यूवेनल कैनाल है, कनेक्शन बिटवीन द एब्डोमिनल रीजन और स्क्रोटल सैक। देखो बेटा, जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम का जो मेन रीजन है, स्क्रोटम का या मेन फंक्शन क्या है, ये इसके अंदर अपने अंदर किसको रखता है, टेस्टिस को रखता है। और अगर हम बात करें, जो स्क्रोटम है वो क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 to
2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम का मेन फंक्शन है कि वो टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेस करता है। और ये टेम्परेचर कम इसलिए होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है टेस्टिस के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो टेम्परेचर इसलिए कम होता है ताकि यहाँ पे क्या हो, बेस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, ताकि यहाँ पे जो स्पर्म हैं वो बहुत अच्छे बने। तो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो स्क्रोटल सैक है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये टेस्टिस होती हैं, ये टेस्टिस यहाँ पे टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटल सैक की जो लेयर है उससे जुड़ी रहती हैं। ये इसको हम बोलते हैं क्या, गुबर्नैकुलम। गुबर्नैकुलम। तो टेस्टिस जो है वो आउटर जो ये लेयर है स्क्रोटल सैक की उसके साथ अटैच रहते हैं, उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं गुबर्नैकुलम। ठीक है। अब एक पॉइंट ये आ जाता है कि जो टेस्टिस हैं, ये वाले जो टेस्टिस हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान मेल बेबी के अंदर 7 to, अगर हम बात करें, ये 7 to 8th वीक के अंदर बन जाती हैं। जो टेस्टिस हैं वो 7 से 8 वीक के अंदर बेबी जो मेल रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर बन जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ बन जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी। तो स्टार्टिंग में जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहती हैं, मतलब स्क्रोटम के अंदर नहीं रहती। कहाँ रहती हैं, वो रहती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और ये किडनी के नीचे प्रेजेंट है। उसके बाद जो ये टेस्टिस हैं ये 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये किसके अंदर माइग्रेट कर जाती है, स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है। और स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट करने का मेन पॉइंट ये है कि स्क्रोटम इन टेस्टिस को स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए एक आइडियल टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि जब ये टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं तो इसका बैक फ्लो ना हो, ये वापस ना जाए, तो यहाँ पे जो इनग्वेनल कैनाल है, यहाँ पे इस इनग्वेनल कैनाल में कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो फिल होने लग जाता है। मतलब क्या है कि ये अगर आपकी इनग्वेनल कैनाल हैं, यहाँ पे ये टेस्टिस हैं इस तरीके से, और ये टेस्टिस जो हैं स्पर्मेटिक कोड से जुड़ी हुई हैं, हैंगिंग हैं। तो ये जो आपका इनग्वेनल कैनाल है, इनग्वेनल कैनाल जब जो टेस्टिस हैं ये स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं तो उसके बाद ये वापस ना जाए एब्डोमिनल कैविटी में, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं स्पर्मेटिक कोड के अंदर ये जो इनग्वेनल कैनाल के अंदर फिल हो जाता है। और कई बार इम्प्रॉपर तरीके से, बहुत बार ऐसा होता है कि इम्प्रॉपर तरीके से ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो इनग्वेनल कैनाल को फिल नहीं कर पाता। इन केसेस में जो इंटेस्टाइनल की लेयर है या जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इस इनग्वेनल कैनाल के अंदर आ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग कि जब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से डेवलप नहीं होता तो इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है वो इसके अंदर आ जाता है, और इसमें आने की वजह से मेल को एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनग्वेनल हर्निया। ये इनग्वेनल हर्निया हो जाता है। मतलब क्या है कि जो ये इनग्वेनल कैनाल है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, या इनग्वेनल कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन की लूप आ जाती है, तो उससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसको इनग्वेनल हर्निया बोलते हैं, और बाद में इस डिजीज़ को रिमूव किया जाता है सर्जरी से।
तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो स्क्रोटल सैक होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, हाईली पिगमेंटेड स्किन होती है, और जो स्क्रोटल सैक है उसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं। स्क्रोटल सैक जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को कम कर देती है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से। ये इसलिए ज़रूरी है, ये एक आइडियल टेम्परेचर बनाना ज़रूरी है ताकि टेस्टिस के अंदर जहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बहुत अच्छी चले और स्पर्म का अच्छा प्रोडक्शन हो। और ये जो टेस्टिस है जब मेल बेबी फीमेल की बॉडी के अंदर है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मेल बेबी के अंदर 7 to 8 वीक के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये टेस्टिस जो हैं वो बन जाती हैं, और 7 to 8 मंथ के अंदर ये टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटल सैक के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो देखिए बेटा, तो टेस्टिस क्या होती है? टेस्टिस प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का, और टेस्टिस के अंदर क्या होती है? हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो देखिए टेस्टिस क्या होती हैं? टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। स्क्रोटल सैक के बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, वो आ जाता है टेस्टिस। टेस्टिस पेयर में टेस्टिस बोलते हैं और सिंगुलर में इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस। बोलने में सेम है, सिर्फ अगर हम बात करें यहाँ पे ES और यहाँ पे IS लग जाता है। ये सिंगल के लिए है और ये पेयर के लिए है। तो देखो बेटा, अगर हम टेस्टिस का जिक्र करें, दीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। टेस्टिस प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, और टेस्टिस में किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन होती है टेस्टिस में स्पर्म की। स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो टेस्टिस होती है इनका जो वेट होता है, टेस्टिस का जो वेट होता है वो 14 ग्राम्स होता है। दीज आर ओवल इन शेप, ये ओवल इन शेप होती हैं। 4 to 5 सेंटीमीटर टेस्टिस की लेंथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ होती है टेस्टिस की। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करें, जो टेस्टिस होती हैं उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलती है। और यहाँ पे टेस्टिस जो होती हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम सैक के अंदर होती हैं। मतलब जो टेस्टिस होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती हैं, मतलब स्क्रोटल सैक के अंदर होती हैं, और ये स्क्रोटल सैक में इसलिए होती हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अच्छे से हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि TS सेक्शन ऑफ टेस्टिस। देखो बेटा, TS सेक्शन ऑफ टेस्टिस एंड इट्स कवरिंग। हम अगर टेस्टिस का सेक्शन करते हैं TS सेक्शन और उसकी कवरिंग को देखते हैं, तो देखिए देखो हमने जो टेस्टिस हैं, अगर हम इसका TS सेक्शन करते हैं तो आपको इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगी। ये टेस्टिस की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। ये ट्यूनिका वेजिनलिस है। उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं
टेस्टिकुलर लोब्यूल। मैं यहाँ पे आपको 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल जो हैं वो बना के बता रहा हूँ। ये हैं आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर जो लोब्यूल हैं वो 250 होते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड लेयर है इसको हम बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के ऊपर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यह ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेयर है। तो 3 लेयर्स जो हैं वो टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इनको हम ट्यूनिके भी बोलते हैं। ट्यूनिके मतलब कवरिंग को। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेजिनलिस आउटर मोस्ट लेयर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और ये यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं जो 250 होती हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इस तरीके से हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 होती हैं। ये इस तरह से, ये टेस्टिकुलर क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कितनी होती हैं, 2 to 3 इन नंबर। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये 2 से 3 होती हैं। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल आकर के किसके अंदर खुलती हैं, ये खुलती हैं यहाँ पे रीटे टेस्टिस के अंदर। ये आ जाता है आपका रीटे टेस्टिस। इसको हम बोल सकते हैं रीटे टेस्टिस। ये रीटे टेस्टिस क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, डक्ट्स हैं रीटे टेस्टिस। फिर यहाँ पे ये जो रीटे टेस्टिस हैं यहाँ पे इस तरीके की फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये फाइन ट्यूब्यूल्स आकर के किसके अंदर खुलती हैं, ये फाइन ट्यूब्यूल्स एपिडिडेमस के अंदर खुलती हैं। तो ये जो फाइन ट्यूब्यूल्स हैं इन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं क्या, ये है वासा इफ्रेंसिया। ये वासा इफ्रेंसिया है। वासा इफ्रेंसिया ये भी नंबर में 10, 15, 18 तक हो जाती हैं ये। तो रीटे देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो कि 250 होती हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि 2 से 3 नंबर की होती हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल खुलती हैं रीटे टेस्टिस में। रीटे टेस्टिस ओपन होती है वास डिफरेंसिया में। और ये होता है आपका एपिडिडेमस। ये भी एक एक्सेसरी डक्ट है। जो एपिडिडेमस होता है इसके 3 रीजन होते हैं। इस तरह से 3 रीजन है। जो ये हेड रीजन है इसको बोलते हैं कैपूट रीजन, इसको हम बोलते हैं काउडा रीजन, और ये होता है कॉर्पस रीजन। तो एपिडिडेमस के 3 रीजन हैं, कैपूट, कॉर्पस और काउडा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एपिडिडेमस होती है ये 8 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, तो एपिडिडेमस का मेन काम क्या होता है, जब भी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जो स्पर्म होते हैं ना बेटा, जो स्पर्म वो 1 सेकंड के अंदर, अगर हम डिस्कस करें 1 सेकंड के अंदर 1000 स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, 1000 स्पर्म बन जाते हैं अगर हम बात करें टेस्टिकुलर टिश्यूज़ के अंदर। तो 1 सेकंड में 1000 स्पर्म बन रहे हैं। तो स्पर्म जो हैं वो लगातार बनते रहते हैं, पर डे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो हैं वो बनते हैं। तो जब वो स्पर्म बन जाते हैं तो उनकी स्टोर फैक्ट्री क्या होती है, एपिडिडेमस। तो एपिडिडेमस डक्ट के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है। तो यहाँ पे टीएस ऑफ टेस्टिस हमने पढ़ा कि टेस्टिस की आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वेजिनलिस,
ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका वेस्कुलरोसा थर्ड लेयर है। टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं जो 250 होते हैं, इनके अंदर हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और यही वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलती है और क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये था आपका क्या, टेस्टिस और उसके आउटर मोस्ट कवरिंग। अब हम बात कर लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। तो देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उसके अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती हैं, 2 to 3 इन नंबर होती हैं। तो अगर हम टीएस सेक्शन इसका देखते हैं तो इस तरह से ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये वाली इस लेयर को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, मैं कंप्लीट ना बताता हुआ आपको इतना सा डिस्कस करके बता रहा हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हाईली इरेगुलर शेप की सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर क्या, सर्टोलाई सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये हैं सर्टोलाई सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे यहाँ पे क्यूब शेप की जर्मिनल एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। ये जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है और जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के नीचे यहाँ पे बनते हैं सेल्स जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। अच्छा बेटा, आपको एक बात पता होना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक होता है यहाँ पे जर्म सेल और दूसरा होता है यहाँ पे सोमैटिक सेल। जो जर्म सेल है वो तो आ जाता है आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल और जो आपका सोमैटिक सेल है वो आ जाता है आपका सर्टोलाई सेल। ये सर्टोली जो सेल हैं, सर्टोली सेल्स तो सोमैटिक सेल्स होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया सेल जर्म सेल्स होते हैं। तो 2 तरह के सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर फर्दर क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा और क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्दर डिवीज़न से क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स हैं वो बन जाएंगे। देखिए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, हैप्लोइड सेल बन जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा स्पर्मटिड और स्पर्मटिड के बाद यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, स्पर्म की। इस तरह से जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो एक क्यूबोइडल नेचर की होती हैं, उसके बाद वहाँ पे बन जाता है स्पर्मेटोगोनिया सेल जो कि एक जर्म सेल है, सेक्स सेल है। उसमें माइटोसिस से क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी मियोसिस से बन जाएगा स्पर्मटिड और फर्दर क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा।
ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल स्टडी में आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस तरह से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये हाईली इरेगुलर शेप का क्या होता है, सर्टोली सेल है ये वाला। तो यहाँ पे क्यूब शेप के प्रेजेंट होते हैं आपके जर्मिनल सेल्स, ये बन जाएगा आपका स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनेगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेंगे सेकेंडरी, और फिर बनेंगे स्पर्मटिड, और देन क्या बन जाएगा, स्पर्म। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं। इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊं आपको, तो ये क्या है आपके जर्मिनल एपिथेलियम, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस से सेकेंडरी, और फिर हैप्लॉइड स्पर्मटिड और देन स्पर्म। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर चलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इनके बाहर भी एक सेल्स होते हैं इस तरह से, ये जो सेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। कौन से सेल बोलते हैं, ये लीडिंग सेल होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं, मतलब इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वहाँ पे लीडिंग सेल होते हैं, और लीडिंग सेल स्क्रीट करते हैं एंड्रोजन हॉर्मोन्स को, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन का मेन प्रीकर्सर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो अभी हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रीटेड टेस्टिस, उसके बाद हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो ओपन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो किसके अंदर ओपन होती है, रीटे टेस्टिस के अंदर, जो कि असेसरी डक्ट है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम असेसरी डक्ट्स और असेसरी ग्लैंड्स का जो है वो डिस्कशन करेंगे। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर, और हमारे चैनल जो कि आपके स्क्रीन के नीचे जो है सब्सक्राइब जो बटन है उसको आप सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।